नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो की इस कड़ी के अंदर। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं जो नर्सिंग ट्यूटर, क्लिनिकल ट्यूटर जो है, इंस्ट्रक्टर का एग्जाम जो हुआ था एम्स जोधपुर का, उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने एग्जाम दिया और जिन्होंने नहीं दिया वो सब जाने कि क्या क्वेश्चन आए थे, क्या जवाब होने चाहिए थे, और इससे आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जो ट्यूटर की पोस्ट होती है उस पोस्ट के क्वेश्चंस भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, इंटरेस्टिंग पेपर था, कंसेप्चुअल पेपर था पूरा का पूरा। तो ध्यान से क्वेश्चन को सुने, जवाब देने की कोशिश करें और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो की अप्रोच करवाएं। तो शुरू करता हूँ एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूले। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप जो है आज इंस्टॉल करें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना स्टडी जो है उसको करें, ताकि आप अपने फ्यूचर के अंदर कुछ बेहतरीन चीजें कर पाए। तो मैं शुरू करता हूं और आज के इस एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, साइक्लोफॉस्फेमाइड इज ऑर्डर्ड 40 मिलीग्राम टू ए पेशेंट विद 15 एलबीएस वेट। मरीज जो है उसको ऑर्डर किया है दवाई साइक्लोफॉस्फेमाइड 40 मिलीग्राम पर केजी और मरीज का वजन है 15 पाउंड। तो कितना डोज जो है आप एडमिनिस्टर करोगे पेशेंट को, है ना? 40 मिलीग्राम पर केजी, 15 एलबीएस उसका वेट है, कितना डोज एडमिनिस्टर करोगे साइक्लोफॉस्फेमाइड का? तो यहां पे देखिएगा कि वजन है 15 एलबीएस। तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना होता है केजी में। तो 1 किलोग्राम जो होता है उसमें 2.2 एलबीएस जो है ये वेट रहता है। 1 केजी इज इक्वल टू 2.2 एलबीएस। तो 1 किलो इक्वल टू 2.2 एलबीएस। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं 15 एलबीएस को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 15 एलबीएस में 2.2 का भाग देना पड़ेगा। तो ये लगभग आएगा 6.8 केजी, है ना? आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 6.8 केजी। अब मरीज का डोज है 40 mg पर केजी। कितना देना है? 40 mg पर केजी। तो आप 40 को मल्टीप्लाई कर दो 6.8 से, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? लगभग आपका जो डोज आ जाएगा, सॉरी 24, तो लगभग आपका जो डोज आ जाएगा ये आ जाएगा 272। कितना आ जाएगा? 272 मिलीग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन में 100 था जो नहीं हो सकता, 150 भी नहीं है, 240 भी कम है। तो 272 एग्जैक्टली है और यहाँ देखे तो 280 ना। जब आप 2.8 को 2.9 कर देते हो और तो लगभग 280 और उससे ज्यादा आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, है ना? कि मरीज को आप कितना डोज एडमिनिस्टर करेंगे? 280 मिलीग्राम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आप लोग हैंडल किया। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन था एसिटामिनोफेन जो दवाई है, एक एनाल्जेसिक है, नॉन ओपियोइड्स एनाल्जेसिक है। इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो कौन से टेस्ट के द्वारा अपन असेस करते हैं? एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी को असेस करने का टेस्ट कौन सा है? सीबीसी, एलएफटी, सीआरपी, केएफटी। 4 तरीके के टेस्ट है यहाँ पे। एसिटामिनोफेन दवाई जो होती है वो लीवर टॉक्सिक होती है। क्या होती है ये? लीवर टॉक्सिक ड्रग होती है। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया, इट्स एलएफटी। लीवर टॉक्सिसिटी का पता किससे लगाते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट से। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एलएफटी आप चेक करेंगे, जो मरीज एसिटामिनोफेन ले रहा है और जिस मरीज को एसिटामिनोफेन की अगर टॉक्सिसिटी होगी है तो उस मरीज की एलएफटी हमेशा चेक की जाती है, लीवर फंक्शन टेस्ट हमेशा चेक किया जाता है, क्योंकि ये दवाई लीवर टॉक्सिक होती है। हिपेटोटॉक्सिक बोलो, लीवर टॉक्सिक बोलो, एलएफटी इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। तो बी करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को भी आपने हैंडल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सारे के सारे। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सवाल था, विटामिन के ऑर्डर किया गया एक पेशेंट को 0.5 मिलीग्राम। अवेलेबल जो ड्रग है वो 1 मिलीग्राम है 0.5 ml के अंदर। 1 मिलीग्राम जो दवाई है वो आ रही है 0.5 ml के अंदर और ऑर्डर किया है 0.5 मिलीग्राम। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि कितना डोज, हाउ मच डोज शुड बी एडमिनिस्टर, आप कितना डोज एडमिनिस्टर करोगे, है ना? 1 मिलीग्राम जो है वो 0.5 ml में है और 0.5 मिलीग्राम आपको देना। तो एक भी नहीं देना है, इसका आधा आपको देना है।
तो इसका मतलब इसको भी क्या कर दो, आधा कर दो। तो 0.5 का आधा क्या होता है 0.25 ml। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा ए, दैट इज 0.25 ml। ए करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों खोटे जवाब है। ए करेक्ट आंसर है 0.25 ml जो है विटामिन के आप एडमिनिस्टर करोगे एज ए नर्स, क्योंकि आपको ऑर्डर कितना किया गया है 0.5 मिलीग्राम और अवेलेबल है 0.5 में 1 मिलीग्राम। सिंपल सा कंसेप्ट था। तो ए करेक्ट आंसर था, बी सी और डी तीनों खोटे जवाब थे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नर्स इज एडमिनिस्टरिंग इंजेक्शन सेप्ट्राक्सोन टू ए पेशेंट ड्यूरिंग दिस पेशेंट शोज फॉलोइंग ईसीजी पैटर्न एट दिस सिचुएशन, फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। एक लेडी है, नर्स, लेडी को नर्स इंजेक्ट कर रही है सेप्ट्राक्सोन इंजेक्शन, और उस समय मॉनिटर के ऊपर एक ईसीजी पैटर्न वहां पे आ रहा है, और वो पैटर्न पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, और वो ईसीजी का पैटर्न कुछ इस तरीके का था। तो ये जो ईसीजी का पैटर्न है, इस पे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या है, तो ये जो ईसीजी का पैटर्न है ये आपको समझ आएगा तो आप नर्सिंग एक्शन ले लोगे। और ये पैटर्न किसको इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, वीएफ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। बहुत बढ़िया, यह है वीएफ, है ना, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा डीफिब्रिलेशन होता है। ऑप्शन थे चेस्ट कंप्रेशन, डिफिब्रिलेटरी 200 जूल, एडमिनिस्टर लिडोकैम, रीअसेस द पेशेंट। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी, डिफिब्रिलेट द क्लाइंट विद 200 जूल। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मरीज को डिफिब्रिलेट कर लो 200 जूल से। चेस्ट कंप्रेशन नहीं देंगे, लिडोकैन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, रीअसेस नहीं करेंगे पेशेंट को। करेक्ट आंसर बी बनेगा, वी हैव टू डिफिब्रिलेट द क्लाइंट व्हेन द क्लाइंट शोज सच काइंड ऑफ ईसीजी पैटर्न। तो बी करेक्ट आंसर है, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को आपने हैंडल किया। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इस क्वेश्चन को कुछ 2-3 पहले प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, और हूबहू क्वेश्चन आया है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और हर जगह रिपीट होते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा और उसी तरीके से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखिएगा, एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर। पूछा गया था कि फोटोथेरेपी के दौरान कौन सा इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन रहेगा। एक क्लाइंट की जब आप फोटोथेरेपी दे रहे हैं बच्चे को, तो इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, आप कवर कर देंगे न्यूबॉर्न के चेस्ट को, आप बैक को एक्सपोज करेंगे लाइट से, आप रिमूव कर देंगे लाइट को 15 मिनट के लिए, या आप असेस करेंगे टेम्परेचर न्यूबॉर्न का हर घंटे के अंदर। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए थे। फोटोथेरेपी आप दे रहे हो न्यूबॉर्न बेबी को, तो इंपॉर्टेंट एक्शन क्या रहेगा, तो चेस्ट को कवर नहीं करते हैं, आई और जेनेटेलिया को कवर करते हैं, बैक को एक्सपोज सिर्फ नहीं करेंगे, सुपाइन लेटाते हैं, और पूरी बॉडी को एक्सपोज करना होता है लाइट से। लाइट से बच्चे को 15-15 मिनट में हटाने से कंसेप्ट नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो करेक्ट आंसर रहेगा टेम्परेचर का असेसमेंट, डी करेक्ट आंसर था। हर घंटे असेस करते हैं, क्योंकि लाइट से टेम्परेचर बढ़ता है, बच्चा हाइपरथर्मिया उस बच्चे में डेवलप होने की पूरी संभावना। तो हाइपरथर्मिया डेवलप होने की जब संभावना है, तो आपको उसको हाइपरथर्मिया के लिए आपको असेस करना पड़ेगा बच्चे का टेम्परेचर। तो डी करेक्ट आंसर है, ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझे, और फिर आगे बढ़ने का कोशिश करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ में कंसेप्चुअल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन। द पर्पज ऑफ मायरिंगोटोमी इन क्लाइंट विद एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक मरीज है जिसमें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ है, और उसमें आप कर रहे हो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, है ना। मरीज जो है उसमें क्या हुआ है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, और उस मरीज के अंदर आप कर रहे हो मायरिंगोटोमी। तो जहां एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के मरीज में मायरिंगोटोमी करते हो, तो मायरिंगोटोमी करने का पर्पज क्या, ये क्वेश्चन में पूछा था, और इसका आंसर क्या था, टू रिलीव प्रेशर, टू रिलीव प्रेशर ऑन ईयर ड्रम, ऑन ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के ऊपर लगने वाले प्रेशर को रिलीव करना हमारा पहला प्राइमरी कंसर्न था। मायरिंगोटोमी करना ओटाइटिस मीडिया में हमारा पहला कंसर्न इश्यू था कि हम प्रेशर को रिलीव करना चाह रहे हैं ईयर ड्रम से। ईयर ड्रम से प्रेशर को अगर हटाना है तो क्या कर दो, मायरिंगोटोमी कर दो। किस मरीज में, जिसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ है। समझ गए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस प्रीवियस क्वेश्चन का। मायरिंगोटोमी इन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज यूज्ड टू रिलीव प्रेशर ऑन ईयर ड्रम। नेक्स्ट देखिएगा, अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखिएगा। सवाल पूछा गया था कि एक लेडी है जो लेके आती है आपके पास में इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया,
और उसमें सीजर को प्रिवेंट करने और हो रहे हैं तो रोकने के लिए MgSO4 देते हैं। उसकी टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या है, टॉक्सिसिटी को कैसे ट्रीट करेंगे, क्या रखेंगे आप बेड साइड जब MgSO4 आप लगा रहे हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट, प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के या डिजीबाइंड? वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया, इट्स कैल्शियम ग्लूकोनेट। ए करेक्ट आंसर रहेगा। कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट होता है MgSO4। प्रोटामिन सल्फेट जो है वो हिपेरिन का एंटीडोट है। विटामिन के जो होता है वो वारफरिन का एंटीडोट होता है। और डिजीबाइंड जो होता है वो डिजॉक्सिन का एंटीडोट होता है। डिजॉक्सिन का एंटीडोट है डिजीबाइंड, वारफरिन का एंटीडोट है विटामिन के, हिपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट MgSO4 का एंटीडोट माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ए, कैल्शियम ग्लूकोनेट MgSO4। बात अगर समझ में आई तो बोले यस। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे सीखने के लिए। तो सीखते रहिए और अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरीन अगर आप करना चाहते हैं तो करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। एक पेशेंट है जो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट के ऊपर है, सर्जरी को आप कर रहे हैं हीमोस्टेसिस के लिए, पर्टिकुलरली डीप वेन काउज की उसके अंदर जो है डीप वेन के अंदर मोस्ट पैथोलॉजिकल रिजल्ट जो हुआ है हीमोस्टेसिस में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है। मतलब डीप काप में वहां पे पूछा दिया गया था कि वहां पे स्वेलिंग है, वहां पे रेडनेस है, टेंडनेस है, वो डीवीटी का साइन है। तो डीवीटी तो उसको हो गया है, अब होने के बाद में आगे क्या होने की संभावना है, ये हमने कल ही क्वेश्चन को डिस्कस किया था और इसका जवाब भी मैंने बताया था कि जिसको डीवीटी होता है वहां से वो थ्रोम्बस जब मूव करता है तो उसको एम्बोलस कहते हैं और उससे मरीज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। हालांकि एग्जाम के क्वेश्चन में ऑप्शन पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होके वहां पे लिखा हुआ था कि पेशेंट को चेस्ट पेन एंड एसओबी होगा, तो यही आंसर वहां था क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यही क्लिनिकल साइन आते हैं कि मरीज को एक तो चेस्ट पेन होता है और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। तो अगर मरीज को चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर मरीज को हो रहा है तो ये डीवीटी का कॉम्प्लिकेशन हुआ है। तो सी करेक्ट आंसर है, ए बी और डी तीनों खोटे जवाब थे। वहां पे आंसर था चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो डी ऑप्शन में था। यहाँ पे इस आंसर के अनुसार वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म था। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आया था कि एक क्लाइंट है जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, उसको आप डिजॉक्सिन लगा रहे हो, तो डिजॉक्सिन का रोल क्या है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर? CHF जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसमें डिजॉक्सिन का क्या रोल है? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज मायोकार्डियल स्ट्रेंथ, थर्ड ऑप्शन था डिक्रीज कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड, लास्ट है इंक्रीज हार्ट रेट। तो डिजॉक्सिन जो दवाई होती है ये एक आइनोट्रोपिक एजेंट है और इसका काम है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। तो ये करेगी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी में मदद, ये इंक्रीज करेगी कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को या कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि डिजॉक्सिन दवाई जो है वो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करती है, स्ट्रेंथ देती है कार्डियक मसल को, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है बेसिकली, है ना। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब थे। ब्रेडिकार्डिया करती है, हार्ट रेट को नहीं बढ़ाती है। तो ये आंसर था इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अगला क्वेश्चन, सवाल पूछा गया था कि एक पेशेंट है जिसको आप एमोक्सिसिलिन कैप्सूल जो है वो ऑर्डर किया गया है और वो 500 मिलीग्राम पर डे की डोज है क्लाइंट का, और जो अवेलेबल है वो 250 मिलीग्राम पर कैप्सूल है। एक कैप्सूल 250 का है, तो कितना कैप्सूल आप एडमिनिस्टर करोगे, है ना भाई? 250 का एक है और डोज है 500, तो कितना देंगे? 2 दे देंगे। क्या बात है भाई, छा गए भाई, छा गए तुम लोग। बिल्कुल 2 दे देंगे, सी करेक्ट आंसर है। 250 एक कैप्सूल में 250 मिलीग्राम है और 500 ऑर्डर है, तो 250 के 2 दे दो, 500 हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है। 2 कैप्सूल यहाँ पे आंसर बनेगा। ए बी और डी तीनों खोटे जवाब है। 2 कैप्सूल, सी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा। पूछा गया था कि एक मरीज है जो आईटीपी का, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा, सबसे मोस्ट कंसर्न इश्यू एज ए नर्स आपका क्या रहेगा? आईटीपी का मरीज है, मोस्ट कंसर्न इश्यू क्या रहेगा? तो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा है, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, प्लेटलेट की कमी है ब्लड में, तो मरीज में ब्लीडिंग की रिस्क है। किसकी रिस्क है? ब्लीडिंग की रिस्क है। पेशेंट को कभी भी ब्लीडिंग हो सकता है।
अब जो पेशेंट में ब्लीडिंग की रिस्क है तो आपको क्या ध्यान रखना है, रिस्क ऑफ इंजुरी। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मरीज जो है उसमें रिस्क ऑफ इंजुरी की संभावना है, ब्लीडिंग होने की पूरी संभावना है। ए करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, स्किन इंटीग्रिटी या बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा। स्किन इंटीग्रिटी जो है वो भी नहीं बनेगा। रिस्क ऑफ इंजुरी रहेगा अगर मरीज को ब्लीडिंग की रिस्क पे है। मरीज आईटीपी का है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपने बिल्कुल सही तरीके से हैंडल किया है। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सारे के सारे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इमेज दिया हुआ था और पूछा गया था कि ये किसका इमेज है। क्वेश्चन था इमेज कौन सा है, डायगोनल कॉन्जुगेटेड है या ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेटेड है। ये इमेज व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज डायगोनल कॉन्जुगेटेड। ए करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। ये डायगोनल कॉन्जुगेटेड है, ए इज द करेक्ट वन, है ना। ये डायगोनल, ये जो है ये ऑब्स्ट्रक्टिक सॉरी ये जो है ये ऑब्स्ट्रक्टिक आपका कॉन्जुगेशन है ना, ये ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेशन, ये पूछा गया था। दिस इज द डायगोनल कॉन्जुगेटेड। समझ रहे हो बात को। तो ए करेक्ट आंसर था, इमेज का क्वेश्चन था। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर, कंसेप्चुअल पेपर था पूरा का पूरा और मजेदार कंसेप्ट थे। सारे के सारे चीजें जो है वो इंटरलिंक्ड थी, कंसेप्ट के साथ में थी, तो समझना पढ़ना और उसको सॉल्व करना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो फाइब्रोनेक्टिक नेक्टिन है वो प्रेजेंस किसको इंडिकेट करती है। हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था, 4-5 लाइन का था। लेडी आ रही है, 32 वीक है, फाइब्रोनेक्टिन उसका टेस्ट पॉजिटिव है। तो बेसिकली पॉजिटिव फाइब्रोनेक्टिन किसको इंडिकेट करता है, प्रीटर्म लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर या एबॉर्शन। फाइब्रोनेक्टिन जवाब लिखिएगा, फाइब्रोनेक्टिन। बहुत बढ़िया, यस इट इज, इट्स प्रीटर्म लेबर। फाइब्रोनेक्टिन किसको इंडिकेट करता है, प्रीटर्म लेबर को। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये फाइब्रोनेक्टिन प्रीटर्म लेबर का क्लिनिकल साइन है। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल पूछा गया था कि आइसोनियाजाइड जो है आईएनएच एक एंटीट्यूब का ड्रग है, उसका साइड इफेक्ट बताओ। तो दो ही साइड इफेक्ट होते हैं आइसोनियाजाइड के, एन और एच, दोनों याद रखने आपको। एन जो होता है ये होती है न्यूरोपैथी, मैं कई बार ये बता चुका हूं आपको इसी चैनल के ऊपर। न्यूरोपैथी, और कौन सी न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, है ना। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है एक साइड इफेक्ट स्टेप आइसोनियाजाइड का। दूसरा साइड इफेक्ट होता है हिपेटोटॉक्सिसिटी, हिपेटाइटिस। हिपेटोटॉक्सिसिटी दूसरा साइन है, इस हिपेटाइटिस से ये देखने को मिलता है। तो एक होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी और दूसरा होता है हिपेटाइटिस और हिपेटोटॉक्सिसिटी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो दोनों साइन, क्लिनिकल साइन, दोनों साइड इफेक्ट होता है आइसोनियाजाइड के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए, दैट इज हिपेटाइटिस। और यही ऑप्शन में था। रीनल फेलियर, विजन प्रॉब्लम या हार्ट फेलियर आइसोनियाजाइड से संबंधित नहीं है। तो ए इज द करेक्ट वन, दैट इज हिपेटाइटिस। नेक्स्ट देखिएगा, सवाल पूछा गया था कि एक पीपल है जो एचआईवी के साथ में लिव कर रहा है, उसका मोन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा तब जब इंड्यूरेशन होगा कितने से ज्यादा, कितने से ज्यादा इंड्यूरेशन होगा तब एचआईवी वाले को पॉजिटिव मोन्टॉक्स टेस्ट माना जाएगा। ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन थे 3 mm, 7 mm, 15 mm, 11 mm। आप सबने जवाब दिया कि साहब 5 mm से ज्यादा पॉजिटिव होता है, यस इट इज। और 5 mm से ज्यादा यहाँ पे था 7, नियर बाय। तो करेक्ट आंसर बी जाएगा। 3 पे तो पॉजिटिव मानेंगे नहीं और 15 और 11 तो बहुत ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर था बी, दैट इज 7 mm। अगर इंड्यूरेशन है तो ये पॉजिटिव मान लिया जाएगा अगर मरीज ऑलरेडी एचआईवी कॉम्प्रोमाइज है, एचआईवी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, एचआईवी पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिएगा, एक मरीज है सीकेडी का और उसको प्रिस्क्राइब किया है 25% डेक्सट्रोज के साथ में इंसुलिन और सोडा बाइकार्ब। तो क्या लैब एब्नॉर्मलिटी आप ट्रीट कर रहे हो, मतलब ये दवाइयां क्यों दी है सीकेडी वाले मरीज को, क्या चीज आप करेक्ट करना चाह रहे हो। पोटेशियम 7.5 है इसलिए दी है, सोडियम 147 है इसलिए दी है, क्लोराइड 96 है इसलिए दी है, या पोटेशियम 2.5 है इसलिए दी है। क्यों दिया आपने सीकेडी वाले मरीज को डेक्सट्रोज, इंसुलिन और सोडा बाइकार्ब, क्या सीकेडी का इन चीजों से रिश्ता है, क्यों दे रहे हैं सीकेडी वाले को ये दवाई है। जवाब लिखिएगा, क्या बात है भाई, यस इट्स हाइपर कैलीमिया को ट्रीट कर रहे हैं। 7.5 पोटेशियम क्या कंडीशन है, हाइपर कैलीमिया। और हाइपर कैलीमिया का ट्रीटमेंट क्या रहता है, 25% डेक्सट्रोज, इंसुलिन और सोडा बाइकार्ब। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ए। हम किसको ट्रीट कर रहे हैं, हाइपर कैलीमिया को। तो ए करेक्ट आंसर है, बी, सी और डी तीनों इकट्ठे जवाब है। सोडियम, क्लोराइड या पोटेशियम यहाँ पे जवाब नहीं बनेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हाइपर कैलीमिया को हम ट्रीट कर रहे हैं, पोटेशियम 7.5 है इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, वंस एन एडवांस एयरवे इज इन प्लेस रेस्क्यू ब्रीथ देन कैन बी प्रोवाइडेड एट अबाउट। अगर एडवांस एयरवे है
तो कितना रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं, ये क्वेश्चन था एडवांस एयरवे के साथ में। एक ब्रेथ हर 6 से 8 सेकंड में अबाउट 8 to 10 ब्रेथ, एक ब्रेथ हर 4 से 6 सेकंड में अबाउट 10 to 15 ब्रेथ या रेस्पिरेशन, एक ब्रेथ 3 से 5 सेकंड में 12 से 20 ब्रेथ या रेस्पिरेशन, एक ब्रेथ 3 से 4 सेकंड में 15 से 20 ब्रेथ या रेस्पिरेशन। कितना देंगे एडवांस एयरवे जब आपने लगाया है, रेस्क्यू ब्रेथ देना चाह रहे हैं तो कितना होगा जो आप लिखिएगा एडवांस एयरवे के साथ में। क्या बात है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इट्स ए, देखिएगा एडवांस एयरवे के साथ में होता है एक ब्रेथ हर 6 से 8 सेकंड में 8 से 10 ब्रेथ टोटल होते हैं। ये एडवांस एयरवे में चाहे इन्फेंट हो, चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे एडल्ट हो। सीपीआर का ये बाय डिफॉल्ट रूल है कि एक ब्रेथ हर 6 से 8 सेकंड में अबाउट 8 to 10 ब्रेथ। ए इज द करेक्ट वन। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ये आंसर नहीं बनने वाले हैं। तो ए इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपने हैंडल किया है। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखिएगा, बहुत बढ़िया, ए इज द करेक्ट वन। सवाल पूछा है आफ्टर सेवरल डेज ऑफ बोन मैरो बायोप्सी क्लाइंट हैव फीवर एंड येलो ड्रेन फ्रॉम द साइट। बोन मैरो बायोप्सी के कई दिनों बाद में, सेवरल डेज के बाद में मरीज को बायोप्सी साइट से क्या मिल रहा है आपको? मरीज को एक तो फीवर हो रहा है और दूसरा वहां पे बोला जा रहा था कि येलो ड्रेन हो रहा है बायोप्सी साइट से। तो ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है ऑस्टियोमाइलाइटिस को। किसको इंडिकेट करता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस को। तो इसका जवाब था ऑस्टियोमाइलाइटिस, है ना। येलो ड्रेन फीवर इंडिकेट करता है ऑस्टियोमाइलाइटिस, दैट इज द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ बोन मैरो, ये इंडिकेट करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका जवाब था ऑस्टियोमाइलाइटिस। अगला क्वेश्चन क्या था देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सवाल में पूछा गया था कि जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो बिगिन होती है कहां से कहां, किसके शुरू होने से किसके खत्म होने पे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है वो शुरू होती है। बिगिन विद फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड विद डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, खोटा जवाब है। बिगिन विद ट्रू लेबर पेन एंड एंड विद डिलीवरी ऑफ द बेबी, खोटा जवाब है। बिगिन विद कंप्लीट डायलेटेशन एंड अपेसमेंट ऑफ द सर्विक्स एंड एंड विद डिलीवरी ऑफ द बेबी, यस, ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है। तो सेकंड स्टेज शुरू होती है, वहां तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था कि सेकंड स्टेज कब शुरू होती है? जब कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन हो जाता है, तब सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है। इतना ही क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, इसलिए मैं इसी ऑप्शन के साथ में आया हूं, पर वहां इतना ही ऑप्शन था और करेक्ट आंसर यही था। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की समाप्ति पे सेकंड शुरू होती है और वो समाप्त कब होती है? जब कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बना था सी। ए, बी और डी तीनों खोटे जवाब है। सी करेक्ट आंसर है, बिगिन विद कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ दी सर्विक्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सारे के सारे क्वेश्चन आपने, कुछ कंसेप्ट आपके भी है, इसका मतलब आप भी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, नर्सिंग ट्यूटर तक के एग्जाम को करेक्ट करने की हिमाकत रखते हो। तो कभी जिंदगी में असफल, असहज, डरा हुआ जो है हिम्मत लेस फील मत करना, क्योंकि आपके अंदर वो पुदीना भर चुका है। आपने उस शेरनी का दूध पी लिया है कि आधी रात को भी जंगल में दहाड़ोगे ना तो दहाड़ आपकी लगेगी, क्योंकि आपके अंदर उस शिक्षा वाली शेरनी का दूध जो है आपने भर रखा है अपने अंदर, और एडवांस स्टेज के अंदर आप लाइफ के, और दहाड़ आपकी सबसे अलग होगी, सबसे स्पेशल होगी। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं लाइफ के। और ये कंसेप्चुअल स्टडी आपको प्रोवाइड अगर हो रही है तो एक ऐप है प्ले स्टोर पे, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऐप, इंस्टॉल करिए और अपने आप को जुड़ जाइए टीम नोवल के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये कुछ मेमोरी बेस के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सोल्व कराए और मेमोरी बेस के क्वेश्चन आगे के वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे। नर्सिंग ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के सारे क्वेश्चन हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे विद करेक्ट आंसर। और लाइक और शेयर करें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथी बन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन बढ़िया कंसेप्चुअल पट सुन रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ टिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।